भूगोल, तो वैसे तो भूगोल जो एक विषय हो गया, भूगोल क्या हो गया, एक विषय है। और इस भूगोल विषय में हम लोग स्थानों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थानों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ प्लेसेस, स्टडी ऑफ प्लेसेस, स्थानों का अध्ययन है ना। भूगोलिक है ना, शब्दानुवाद करेंगे तो भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी गोल है, उससे उत्पन्न हुआ है भूगोल है ना। भूगोल शब्द देखेंगे तो भू मतलब हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी का आकार गोलाकार है, तो इसलिए पृथ्वी का अध्ययन करने वाला जो विषय है वह क्या हो गया आपका? भूगोल। पृथ्वी में भी किस बातों का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं? पृथ्वी पर स्थानों का। पृथ्वी पर भी किस बात का हम लोग फोकस करते हैं ज्योग्राफी में? प्लेसेस, स्थानों को है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक अपना विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री भी पृथ्वी पर होने वाली चीज़ों का अध्ययन ही करती है, लेकिन वो किसका करती है? घटनाओं का, समय के साथ अध्ययन करती है ना। हिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? कि कौन कौन से समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, राइट। और ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? कहाँ कहाँ पर हुई है ना। स्थान को जब फोकस करेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका? भूगोल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आपका? जो है भूगोल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो भूगोल का मतलब ये होता है। अब भूगोल जो है, मुख्य रूप से भूगोल की दो शाखाएं हैं। मुख्य रूप से देखेंगे तो भूगोल की कितनी शाखाएं हैं आपकी? जो है दो शाखाएं मिलेंगी। भूगोल की जो है आपकी दो शाखाएं, कौन कौन सी? इसकी दो ब्रांचेस है। एक को हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। एक को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। और दूसरे को हम लोग कहते हैं मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। आपका जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। तो भूगोल तो एक विषय हो गया जिसमें हम लोग पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें पाई जाती है उसका स्थानों के संदर्भ में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और चूंकि पृथ्वी पर दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, एक तो प्राकृतिक है, पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत पठार, है कि नहीं, ये प्राकृतिक है। और फिर मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें भी है, रोड, सड़कें, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाई गई है ना। मानव के द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं है ना। हम लोग खाने पीने के लिए कृषि कार्य करते हैं, रोटी उगाते हैं, इंडस्ट्री लगाई, फिर हमने जो है खनिज संसाधन खोद करके निकालते हैं। तो ये मानव की गतिविधियाँ हो गई, और कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी हो गई पृथ्वी पर। तो इसीलिए भूगोल को हमने कितने शाखाओं में डिवाइड कर दिया? दो शाखाएं भूगोल की बना दी हमने, जो है टू ब्रांचेस बना दी। कितनी ब्रांचेस बना दी इसकी? टू ब्रांचेस। तो भौतिक भूगोल का मतलब क्या हो गया? इसमें हम लोग प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? जो है प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, स्टडी अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स, स्टडी अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स है ना। लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा ऐसी ऐसी। तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? भौतिक भूगोल में रखते हैं। जो प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन चीज़ों को किस में रखते हैं हम लोग? जो है भौतिक भूगोल में। और प्राकृतिक चीज़ों में क्या क्या आती है? तो पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नाले सब आएंगे। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, आपके जो है वाटरफॉल्स, तो ये सभी चीज़ें क्या है? पर्वतीय, माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स, लेक्स, रिवर्स, ये सभी किस में आ गए? आपके नेचुरल एलिमेंट्स। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा है वह कौन सी हो गई? भौतिक भूगोल। आगे बस समझ में। और फिर जो मानवीय चीज़ों का अध्ययन करती है वह शाखा कौन सी हो गई आपकी? मानवीय भूगोल। तो मानवीय भूगोल में सबसे पहले हम क्या क्या काम करते हैं? तो मानवीय भूगोल में हम लोग जो है कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि इसमें आ जाएगा। कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
राइट। कृषि के बाद खनन का काम करते हैं, है ना, माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर माइनिंग ये सब आ जाएंगे आपके जो है, राइट। खनन के बाद उद्योग लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका उद्योग लगाते हैं। फिर उसी प्रकार उद्योग, परिवहन, तो ये सब आर्थिक गतिविधियां हो गई। ये सब क्या हो गई आपकी आर्थिक गतिविधियां। तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत ही जो है ये सभी आर्थिक गतिविधियां हो गई। तो इसको हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत ही फिर एक शाखा बन जाती, कौन सी, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग जो है ये सब पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, राइट। तो ये आर्थिक भूगोल हो जाएगा। और मानव भूगोल में फिर हमारे पास क्या जाता है, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि मानव की जनसंख्या में, पॉपुलेशन में, उसकी पॉपुलेशन वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर, मृत्यु दर, ये सब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल में दो चीज़ें पढ़ेंगे, ये सभी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, वृद्धि दर कितनी है, इन सब के बारे में आपका पढ़ा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपका सिलेबस क्या हो गया, भारत के भूगोल में पढ़ना है तो एक पूरा भौतिक भूगोल हो गया, ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आते हैं। यदि 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन फिजिकल से होंगे, एक आध क्वेश्चन, है ना, 10 आएंगे तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से होंगे। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका भौतिक और मानव में कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, ये 3-4-5 टॉपिक इसमें आएंगे, आपके मानव भूगोल में आ जाएंगे। आगे बस समझ में? तो भारत के भूगोल पढ़ने क्लियर है। अब आते हैं पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ने के पहले आपको आगे भारत का भूगोल पढ़ने से पहले आपको भारत के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो बताओ भारत के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, पहला तो ये जानना जरूरी है कि हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य। पूरा भारत जो 28 राज्यों में डिवाइडेड है, 28 स्टेट्स राइट नाउ अभी कितने हमारे। और उसके अलावा कितने केंद्र, कितने, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरी है, यूनियन टेरिटोरी है। 8 का नाम बताएं। ठीक है, ठीक है, एक हो गया अभी, हाँ ठीक है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एक हो गया। और ठीक, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो हम उसको ऊपर से नीचे सीक्वेंस में और उसकी मैपिंग भी अभी देखेंगे एटलस में। आपका जो है रफली मैंने स्केच किया मैप। तो उसमें सबसे पहला जो है आपका लद्दाख। तो लद्दाख लगभग ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, लद्दाख पहला आपका हो गया। इंडियन टेरिटोरी में जो अभी अभी बने हैं वह कौन सा होगा आपका, लद्दाख। कब बने बताता हूँ। तो सबसे पहला इंडियन टेरिटोरी हो गया आपका लद्दाख। सबसे पहला कौन सा हो गया, लद्दाख। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है लद्दाख की, हाँ लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख की कैपिटल क्या है आपका जो है लेह। नोट डाउन करते रहो, लिखते रहो। तो हल्का सा छोटा सा मैप भी बनाना सीख लो। आपका जो है नीचे का बनाना तो इतने से काम चल जाता है, ऊपर का बनाना है तो
तो सबसे पहला हो गया लद्दाख, दूसरा फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये आपका यहीं पर आपका जो है ये लगभग इतना वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर। तो दूसरा है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर, कैपिटल क्या है आपकी जो है श्रीनगर। वाह अच्छा में बना लिया आपने देखी बार में, पहले से प्रैक्टिस रहा होगा। तो ये दोनों जो है पहले यूनियन टेरिटोरी नहीं थे है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब बनाया गया, तो ये 5 अगस्त 2019 को जो है घोषित किया गया कि पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रूप में एक आर्टिकल 370 चला करता था, उसको वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटोरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये 5 अगस्त 2019 को ये दोनों बने, तो ये ध्यान में रखना, घोषणा की गई। उसके बाद चंडीगढ़ आपका है यहाँ पर, चंडीगढ़। तो तीसरा है आपका जो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ किस राज्य में है, आपका जो है पंजाब में, राइट। और ये 2 राज्यों की राजधानी भी है। चंडीगढ़ आपका जो है ये है तो पंजाब में, लेकिन हरियाणा की सीमा भी लगती है, हरियाणा की बाउंड्री भी लगती है। अभी मैप देखेंगे हम लोग, मैप हरियाणा बाउंड्री भी टच करती है, इसलिए दोनों राज्यों की कैपिटल भी क्या है आपका, चंडीगढ़ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा यूनियन टेरिटोरी या केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों की राजधानी भी है। तो यहाँ पे 2 राज्यों की राजधानी क्यों है, जब 2 राज्यों की राजधानी है तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, है ना। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पे केंद्र सरकार का शासन हो, है ना। राज्य का मतलब होता है जहाँ पे अलग से राज्य सरकार काम करती हो, है। जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है, यहाँ पे विष्णुदेव सहाय की मध्य मुख्यमंत्री के रूप में जो यहाँ पे उनकी सरकार चल रही है कि नहीं। लेकिन केंद्र यहाँ पे क्या होता है, कोई मुख्यमंत्री को ये नहीं होता, यहाँ पे केंद्र सरकार का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, जिसको गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब 2 राज्यों की राजधानी है, 2 राज्यों में तो आ ही जाता है, तो फिर उसका फिर से केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना दिया गया। ठीक है, वो तो क्या दोनों मिलके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हमारी कुछ केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियाँ है। जैसे यहाँ पे आपका मिलिट्री कुछ हेडक्वार्टर मिलेगा, मिलिट्री एक एयरपोर्ट मिलेगा, मिलिट्री बेस मिलेगा, है ना। नॉर्थ का मिलिट्री बेस वगैरह कहाँ मिलेगा, आपका चंडीगढ़ से ही मिलेगा। तो उसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। आ रही ना बात समझ में। तो इसीलिए इसको जो है 2 राज्यों की राजधानी होने के बावजूद क्या बना दिया गया, आपका जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आ गई बात समझ में अच्छे से। चलिए, तो चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद एक है दिल्ली, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसमें देश की राजधानी भी है। तो इसको इसलिए बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश क्योंकि यहाँ पे देश की राजधानी है। तो फिर से यहाँ पे कई सारी क्या है आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इस कारण इसको क्या बनाया गया आपका जो है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, उस पर आएंगे। हमारे पास वैसे देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होती, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी और वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों में विधानसभा भी है। उन तीनों में क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो डेमोक्रेसी को
जीवित रखने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार के तहत यदि होंगे तो वहाँ पे चुनाव नहीं होगा, तो केंद्र सरकार को ही क्या करना पड़ेगा, दिल्ली की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहती है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो करोड़ों से ज़्यादा जनसंख्या है, उसका प्रतिनिधि जब तक उसके द्वारा चुना नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोक्रेसी क्या होती है आपकी, जो है आपका डेमोक्रेसी का जो मूल्य है, लोकतंत्र का जो मूल्य है, वह कहीं ना कहीं क्या होता है आपका, जो है आपका बाधित होता है। इस कारण से वहाँ पे पांडिचेरी में भी बनाया गया, फिर जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ विधानसभा भी पाई जाती है, आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। आगे बस समझ में है ना। अब दिल्ली के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन यदि मैं पूछूं कि दिल्ली किन किन राज्यों के बीच स्थित है या किस राज्य की सीमा में स्थित है, तो इसका आंसर पता है ना। क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा ना देश की राजधानी क्या है ना। यूनियन टेरिटरी भी नहीं पूछेगा कौन सा निम्न में से है या नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस हर कोई बच्चा जान रहा है। लेकिन क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बनाएगा कि दिल्ली जो है किन 2 राज्यों के बीच स्थित है या किस राज्य की सीमा में पूर्णतः स्थित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बताओ इसके पहले कभी ध्यान दिया? ठीक है, मतलब थोड़ा डाउट है आपके दिमाग में, लेकिन कंफर्म वही है, ठीक है। तो ये आपका यूपी और हरियाणा की दोनों की बाउंड्री टच करती है, लेकिन ये मुख्य रूप से अभी देखेंगे एटलस में, तो एटलस में देखेंगे तो ये मुख्य रूप से देखेंगे तो हरियाणा की सीमा में स्थित है। फिर यहाँ पे इधर यूपी की बाउंड्री, इधर आपका यूपी की बाउंड्री भी लगती है। आ रही बात समझ में? अभी हम लोग मैप देखेंगे, मैप दिखाता हूँ आपको। तो ये हरियाणा के, तो क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा। किस राज्य की सीमा में ही मुख्य रूप से दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है, तो हरियाणा। और किन 2 राज्यों की सीमा टच करती है, तो फिर हरियाणा और यूपी भी आ जाएगा। और एनसीआर किसको कहते हैं, है ना, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिला करके हमने एनसीआर बनाया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नाम सुना है पहले, एनसीआर। तो इसमें हरियाणा यूपी तो आ ही जाएगा। हमने क्या किया, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिला करके एक अलग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र करके बना दिया, जो वहाँ के विकास और अच्छे से जो है अर्बन सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में बनाया गया है, अच्छे से अर्बन सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में बनाया गया है। तो ये एनसीआर जो है, ये 2 राज्य तो आ ही जाएंगे, प्लस राजस्थान के अलवर तक इसका विस्तार है, राजस्थान के अलवर तक इसका विस्तार है ना, राजस्थान के अलवर तक इसका विस्तार मिलेगा। तो ये याद रखना, एनसीआर किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से 3 राज्य आ जाएंगे आपके, यूपी, हरियाणा और आपका राजस्थान, है कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इनके बारे में आपका हो गया। 5वां आते, 5वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा देखा हमने, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, है ना, ये गुजरात राज्य की सीमा में पड़ेंगे। यहाँ पर आपका जो है एक दीव आइलैंड भी है, दीव करके एक आइलैंड है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो दादर नागर हवेली थोड़ा अंदर होगा और दमन आपका फिर से तटीय क्षेत्र में एक स्थान है, एक क्षेत्र है। अभी देखेंगे एटलस और दिखाता हूँ मैं अभी। पहले तो ये पहले दोनों अलग अलग थे, अब इसको क्या बना दिया गया, एक ही बना दिया है। तो दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं DNH, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों को कब मिलाया गया, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, लेकिन इसको जब 2 अलग बनाया गया तो फिर इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। आगे बस समझ में। तो ये डेट भी याद रखनी है। तो ये हो गया आपका कौन सा, 5वें नंबर का। 6वें नंबर का हम लोग आते हैं, कौन सा है, पांडिचेरी। 6वें नंबर में कौन सा है आपका, है ना, इसमें कैपिटल भी देख लो थोड़ा सा। तो
तो दादर नगर हवेली दमन द्वीप की कैपिटल क्या है? बता दिए तो एक चॉकलेट मिलेगी आज। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की कैपिटल बता दिए तो एक चॉकलेट मिलेगी। ऑनलाइन कोई बच्चे जुड़े हुए हैं? देखता हूँ। ऑनलाइन कोई बच्चे है भाई? 2 लोग जुड़े हुए, कौन है पता नहीं। चलिए, तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े यदि उनको पता हो आंसर तो कुरियर से चॉकलेट भिजवा देंगे। ठीक, तो इसकी कैपिटल है सिलवासा। हाँ, इसकी कैपिटल क्या है आपका? सिलवासा। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की कैपिटल क्या है आपका? सिलवासा। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की कैपिटल तो पुडुचेरी है, लेकिन पुडुचेरी अकेला स्थान नहीं है। पुडुचेरी में कितने स्थान आते हैं? अभी तक सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन एग्जाम में नाम से काम नहीं चलेगा। पुडुचेरी जो है 4 स्थानों को मिलकर के बनता है। कितने स्थानों को मिलकर के बनता है? 4। कौन कौन से, कुछ याद है? पढ़ा है कभी? तो दिखाता हूँ। 4 स्थान कौन से हैं? तो पहला है आपका जो है आपका एनम, दूसरा है आपका जो है पुडुचेरी, पहले पांडिचेरी नाम था इसका। तीसरा है आपका कराईकाल, और चौथा है आपका जो है एनम, पुडुचेरी, कराईकाल। कराईकाल के बाद है आपका क्या नाम है उसका? माहे। ये 4 भाग है। इन चारों भागों को मिला करके हम लोग पुडुचेरी कहते हैं। एनम जो है आंध्र प्रदेश की सीमा में पड़ता है। एनम जो है आपका आंध्र प्रदेश की सीमा में। पुडुचेरी और कराईकाल ये तमिलनाडु की सीमा में पड़ते हैं। ठीक है, और माहे जो है केरल की सीमा में पड़ता है। तो क्वेश्चन पहला यहाँ पे यही बनेगा, पुडुचेरी निम्न में से कौन सा भाग पुडुचेरी का है या नहीं है? तो उसके लिए आपको ये 4 नाम याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर है एनम, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ पर है पुडुचेरी, यहाँ पर है कराईकाल, ये दोनों तमिलनाडु में है। और एक यहाँ पर है माहे, ये आपका केरल में है। तो ये मैप भी याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये 4 अलग अलग छोटे छोटे भाग है, एकदम स्थान है पॉइंट के बराबर, लेकिन उसको फिर हमने एक ही यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया? इतने अलग अलग होने के बावजूद, दूर दूर होने के बावजूद, अलग अलग राज्य में होने के बावजूद। हाँ, क्यों? यहाँ पर क्या है आपका जो है कि पुडुचेरी में जितने भी 4 स्थान बताए मैंने, उन 4 स्थानों में पहले क्या था? फ्रांस का कब्जा था, फ्रेंच कॉलोनीज थी। आ रही बात समझ में? इससे क्या फर्क पड़ा? हमने स्वतंत्रता के बाद इनको फ्रांस से छुड़वाया, तो इसका लंबे समय तक फ्रांस के लोग होने के कारण से यहाँ पे कल्चर क्या मिलता है? फ्रेंच कल्चर मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है आपके जो है? फ्रेंच कल्चर मिलता है। अब फ्रेंच कल्चर वाले को हम बोलेंगे, एडम वाले को बोलेंगे कि आंध्र प्रदेश में मिला देते तो इडली डोसा खाना पड़ता है, उनको तेलुगु पढ़ना पड़ता उनके बच्चों को, तो वो अच्छा फील करते क्या? नहीं करते, है कि नहीं? तो इस कारण से उनकी संस्कृति को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना जरूरी था, संरक्षण देना जरूरी था। इसीलिए इन चारों को हमने क्या कर दिया? एक अलग से ही यूनियन टेरिटरी बना के केंद्र सरकार का शासन स्थापित कर दिया, ताकि बाहर का किसी अन्य का इंटरफेरेंस यहाँ पर क्या हो? कम से कम हो।
और बाद में फिर यहीं पर विधानसभा भी बना दी हमने, ताकि वहाँ के लोग अपने हिसाब से चुनाव के द्वारा डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए क्या कर सके, अपना प्रतिनिधि चुन सके, है कि नहीं, ताकि उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ही उनके लिए निर्णय लिया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार भी जो निर्णय लेगी हो सकता है उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन जब उनका प्रतिनिधि जो चुन करके उनके द्वारा ही भेजा गया है तो संभावना क्या है ज़्यादा कि वो आपके जो है उनके हिसाब से डिसीजन लेंगे, है ना, अपने कल्चर को जानते हैं अच्छे से, वो समझते हैं, तो उसके हिसाब से क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए बाद में आपका यहाँ पर भी क्या कर दी गई, आपकी जो है विधानसभा स्थापित कर दी गई। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कंपटीशन की एग्ज़ाम निकालने के लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, है ना। सिर्फ ऊपर ऊपर का फैक्ट रट करके आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। थोड़ा सा समझ हो उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की। सिर्फ रटने से कि 4 नाम है बस इतने से काम नहीं चलेगा आपका, है ना। उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि 4 नाम है तो कहाँ कहाँ पर है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा कि पुडुचेरी किन किन भागों से मिल करके बनता है, तो 4 नाम अच्छे से याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, फिर मिलाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, 4 नाम दे दिया, किस किस राज्य की सीमा में स्थित है दे देगा, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा, यदि मैं पूछूं इसमें से बना के दूं कौन सा डिफरेंट है ना, कौन सा अलग है। 4 नाम दे दूं आपको, ABC, चारों नाम आपके सामने है, कौन सा अलग है। इंग्लिश में कहते हैं विच वन इज ऑड वन। तो इसका आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन है, एनम, पुडुचेरी, कराईकाल, माहे, है ना। माहे होगा, क्यों, ऑड वन पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ तीनों में समानता के अलावा कुछ अंतर होगा वो पूछना चाह रहा है। तो तीनों क्या है, ये पूर्वी सीमा, पूर्वी तट पर स्थित है, लेकिन ये क्या है आपका पश्चिमी तट पर है। इस आधार पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, कि कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है पुडुचेरी का भाग, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और इसका आंसर वही निकाल सकता था जो इन सब के बारे में अच्छे से मैप के थ्रू जानकारी रखा हो। आ रही बात समझ में। तो अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पुडुचेरी। उसके बाद हमारे 2 बच गए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है, ये कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। कौन से सागर में है, अरब सागर में। कौन से महासागर में है, हिंद महासागर। तो अरब सागर में स्थित है, डिटेल पढ़ेंगे बाद में। और हिंद महासागर का भाग है। और उसी प्रकार इधर आपका जो है कुछ आइलैंड्स ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। ये किसमें है आपका, बंगाल की खाड़ी में। दोनों की कैपिटल बताओ, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती, है ना। इसकी कैपिटल है यहाँ पर आपका जो है कावारत्ती। और अंडमान निकोबार की तो आइलैंड है उसका, है ना। पहले इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अभी कुछ पिछले महीने इसका नाम चेंज किया है। याद है, कुछ करंट अफेयर पढ़े हो कुछ, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पिछले महीने सितंबर में इसका नाम चेंज हुआ है। अमित शाह ने जाकर के नाम चेंज कर दिया, ठीक है। इसका नाम अब हो गया श्री विजयपुरम। इसका अब नाम क्या हो गया, श्री विजयपुरम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के एग्ज़ाम के लिए आपका, कि अंडमान की राजधानी, नई राजधानी चेंज होकर के क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे, हेमंत बाबू। तो ये हो गए हमारे 8 यूनियन टेरिटोरी। ये क्या हो गया, हमारे 8 यूनियन टेरिटोरी। आ रही बात समझ में। लेकिन सिर्फ इतना जानने से भी काम नहीं होगा, अब इसकी लोकेशन अच्छे से एग्जैक्ट पता हो। यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछूं मैं कि निम्न लद्दाख से किन किन देशों और किन किन राज्यों की सीमा लगती है ना, ये तो आपने रट लिया 8, है ना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव,
पुडुचेरी और लक्षद्वीप और अंडमान, ये तो रट लिया। लेकिन मैंने क्वेश्चन बना दिया, अब से क्वेश्चन ये बना दिया मैंने कि लद्दाख की जो है, पहला एक क्वेश्चन बना दिया किन किन राज्यों की सीमा लगती है, एक क्वेश्चन ये किन किन राज्यों और यूनियन टेरिटरी की सीमा लगती है, बताओ। और मतलब ये है कि अभी कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता है ना। तो जम्मू कश्मीर की लगेगी एक, तो ठीक है, और एक आपका हिमाचल प्रदेश की लगेगी, राइट। ये दो अभी देखेंगे मैप, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा और अभी अंदर जाके पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनने का, लद्दाख से किन किन देशों की सीमा लगती है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ये इसका आंसर कब मिलेगा, जब आपका पूरा एक मैप स्टडी अच्छे से आपने किया होगा। तो कौन कौन से देश आएंगे बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ ठीक है, पाकिस्तान। ऑनलाइन वाले बच्चे बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ठीक है, सॉरी। तो उसी प्रकार सभी राज्यों का हमें क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, सभी राज्यों के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए, सभी यूनियन टेरिटरी के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों से उसकी सीमा लगती है, उसके पड़ोसी राज्य कौन से है, और कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक डिटेल मैप स्टडी आपको करके रखनी है, और फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा, नहीं तो फिर गलत होने की संभावना ना, ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे तो बनी रहेगी। तो जैसे मैंने अभी बताया आपका लद्दाख, तो लद्दाख के साथ अब इसको याद कैसे करना है, तो एक दिमाग में इमेज बनानी है, रटना नहीं है। इमेज कैसे बनाओगे, जैसे आप ये लद्दाख लिख लो, राइट, ये हो गया लद्दाख आपका, है कि नहीं। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से है, तो इधर जम्मू कश्मीर है, इधर आपका क्या है हिमाचल प्रदेश है, लेकिन ये लद्दाख है, इधर आपका जम्मू कश्मीर, इधर आपका हिमाचल प्रदेश। तो एक डायग्राम इस तरीके से बना लो, दिमाग में इमेज फिट कर लो, लद्दाख है, इधर आपका जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, उत्तराखंड बहुत नीचे है ना, उत्तराखंड की इमेज भी बना लो, तो उत्तराखंड आपका नीचे दिख रहा है, तो क्लियर। जैसे लद्दाख का नाम आएगा तुरंत आपका दिमाग में आ जाएगा लद्दाख, ऊपर वाला भाग हो गया लद्दाख, ये पूरा का पूरा, इधर एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी है और एक आपका हिमाचल प्रदेश राज्य लगता है। तो अब कभी भी आपका जैसे जम्मू लद्दाख का नाम आएगा, दो स्टेट साथ में चिपके हुए दिख जाएंगे, राइट। फिर जैसी कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये पूरा का पूरा चाइना है, तिब्बत वाला भाग है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा किसकी लगी है आपकी जो है, ये वाली पूरी बाउंड्री किसकी लगी हुई है आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली चाइना की। तो इधर कौन सा आ गया आपका चाइना, चाइना लिख लो, है कि नहीं। और उसके बाद ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा घुसा हुआ है, ये अफगानिस्तान दिख रहा है आपको, तो ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान इसके ऊपर ये वाला भाग है, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिप के रूप में, पट्टी के रूप में यहाँ पे घुसा हुआ है आपका जो है, यहाँ क्या घुसा हुआ है, अफगानिस्तान घुसा हुआ है। तो ये अफगानिस्तान आपका ऊपर में है, तो यहाँ पर आपका अफगानिस्तान को घुसा दो, और फिर इधर पूरा का पूरा आपका ये लद्दाख के साथ यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है ये पाकिस्तान की, दिख रहा है, तो इधर आपका पाकिस्तान लगा दो। तो इस तरीके से एक क्लियर कट पिक्चर दिमाग में बना लो, है ना। वो तो मैप में आपने लिख ही लिया, वो ऐसे भी बना लो कि लद्दाख में याद करने के लिए कि लद्दाख में ये लद्दाख हो गया, इधर चाइना, इधर हिमाचल, इधर जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान, फिर आपका अफगानिस्तान। क्वेश्चन बनाने वाले भी बना सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कीजिए, है ना। क्वेश्चन बनाने वाले भी बना सकता है, उसका आंसर फिर तुरंत कब निकाल पाओगे, जब पहले से दिमाग में क्लियर कट पिक्चर आपके माइंड में रहेगी। आ गई बस समझ में।
तो ये हो गया आपका लद्दाख के बारे में। अब सेम बाकी अदर्स के लिए भी होमवर्क करना है। होमवर्क के मतलब यहीं पे करवा देते हैं, ठीक है, या कर लोगे घर पे? बताओ, मैं कराऊं कि कर लोगे? नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर आपका। तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखो, पहले यूनियन टेरिटोरी देख रहे हैं हम लोग। तो जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर से ऊपर कौन सा लगा है? लद्दाख, यहाँ पर है कि नहीं? फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश है, राइट। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजाब लगा हुआ है। क्लियर कट पिक्चर बन गई आपकी, कौन कौन से स्टेट्स लगे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, है कि नहीं? अब कंट्री देख लो, तो कंट्री में तो पाकिस्तान नहीं है आपका प्यारा दुश्मन सबसे, है कि नहीं? तो ये हो गया, पाकिस्तान आ गया। तो ये कंट्री में देखेंगे तो कौन लगा है? केवल एंड केवल पाकिस्तान लगा हुआ है कि नहीं? तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में क्लियर कट इमेज बन गई आपके दिमाग में। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? उसके बाद चंडीगढ़ में आ जाओ। तो चंडीगढ़ में किन किन राज्यों की सीमा लगती है? दो तो तुमने देख लिया था, हरियाणा और पंजाब। लेकिन ध्यान से एटलस को देखो तो हिमाचल प्रदेश भी टच करता है चंडीगढ़ से। अभी तक दिमाग में मिसिंग नहीं रहा होगा, लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो चंडीगढ़ से, ये चंडीगढ़ है आपका यहाँ पर, राइट। तो उस चंडीगढ़ से ध्यान से देखोगे तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री भी आकर के यहाँ पे क्या करती है? अंदर में यहाँ पे आकर के घुस करके यहाँ पे टच करती है। क्लियर है? तो किस राज्य की सीमा में है? तो पंजाब हो जाएगा। लेकिन किन किन राज्यों की बाउंड्री चंडीगढ़ से लगती है? तो थोड़ा सा हिमाचल भी आ जाएगा, जो कि आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो। राइट। तो पंजाब तो है ही है, हरियाणा भी है, ये थोड़ा सा हिमाचल भी आकर के यहाँ पे टच करता है चंडीगढ़ की सीमा को। एटलस में जाके एटलस ले लीजिएगा, कोई भी है एटलस कोई? हाँ, तो एटलस है तो उस एटलस में जाके देखिएगा। यदि कोई नई न्यू परचेज करना है तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, हिंदी या इंग्लिश में ले लेंगे तो और अच्छा है। एक एटलस आती है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की दो आती है, एक स्टूडेंट एक स्कूल आती है। तो स्कूल वाली नहीं लेना है, स्टूडेंट वाली लेना है। स्कूल से पढ़ पढ़ के बाहर आ गए हो, लेकिन स्टूडेंट जीवन भर बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। स्टूडेंट तो हम जीवन भर बने रहना चाहिए। आज भी मैं नई नई चीज़ें सीखते रहता हूँ, नई नई चीज़ पढ़ते रहता हूँ, है ना। कल संडे था, दिन भर में 200 पेज की एक बुक उल्टा डाली मैंने, ठीक है। तो पढ़ने की इच्छा और जानने की इच्छा और समझने की इच्छा और उसको जीवन में उतारने की इच्छा, सिर्फ तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो आप। मैं कोई एग्ज़ाम पास करने के अब नहीं पढ़ता, मैं अब कुछ अध्यात्म जीवन वन को और समझने के लिए फिलॉसफी है सब टाइप पढ़ता। कल मैंने गीता का कहीं पे उठा के क्रक्स पढ़ लिया पूरा, ठीक है, और उसको फिर जीवन में कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए जीवन भर कुछ न कुछ पढ़ने की आदत रखनी है। तो जो जीवन भर पढ़ने की आदत रखता है उसको कभी भी समस्या, है ना, क्योंकि ज्ञान हर जगह हर प्रकार का जो ये तो हम लोग पास करने के लिए पढ़, इसका कोई मतलब नहीं सब्जेक्ट के लिए। बस ये है कि हाँ दिल्ली जाना है तो दिल्ली तो ऐसे ही पता चल देगा, जीपीएस बता देगा ठीक है। इसका नॉलेज की ज़रूरत आज की डेट पे तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए। बाकी जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए, है ना। नौकरी तो एक छोटा सा माध्यम है, लेकिन नौकरी से आपको थोड़ी देर पास होने के बाद थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, फिर जीवन की और कई सारी समस्याएं जीवन में आएंगी, है ना। आप मम्मी पापा के जीवन को देख रहे होंगे कि न चाहते हुए भी कब कौन सी समस्या आ जाती है और उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो उन सब समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा जीवन को जानना जरूरी होता है। एनीवे, तो ये हो गया चंडीगढ़। अब दिल्ली के बारे में बता ही दिया था मैंने कि दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, आपका जो है दिल्ली, आपका जो है ये आपका दिल्ली है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा में है। और किस राज्य की सीमा के अंदर पूरी तरह पड़ेगा तो वह कौन सा है? हरियाणा, है ना। ये आपका दिल्ली है और ये लगभग आपका हरियाणा की सीमा के अंदर आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हरियाणा और यूपी के बीच में ही मान के चलना।
उसके बाद मैंने दमन द्वीप और दादर नागर हवेली बताई थी, है कि नहीं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की सीमा में पड़ते हैं ये, तो किसके आएगा सर, आपका जो है मुख्य रूप से गुजरात, है ना। दादर नागर हवेली दमन द्वीप किस राज्य की सीमा में आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। आगे बस समझ में। लेकिन दादर नागर हवेली से महाराष्ट्र की बाउंड्री भी टच करती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दादर नागर हवेली वाले क्षेत्र से किसकी राज्य की सीमा भी टच करती है, तो यहाँ पे आकर के महाराष्ट्र की बाउंड्री भी टच करती है ना। एटलस में जाके जरूर देखना ताकि इमेज एकदम क्लियर हो जाए। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपका दादर नागर हवेली के बारे में। फिर मैंने आपको पुडुचेरी के 4 भाग बताया थे, तो ये दिख रहा है आपका एनम, सबसे पहला ब्रैकेट में पुडुचेरी लिखा हुआ है, राइट। दूसरा ये 2 दिख रहा है पुडुचेरी एंड कराईकाल, ऊपर नीचे तमिलनाडु की सीमा में। और एक ये चौथा दिख रहा है आपका जो है माहे, जो आपका केरल की सीमा में है। तो ये 4 भाग मैंने बताए थे पुडुचेरी के रूप में, तो एटलस में उसको भी ध्यान से देख लेना जा करके। ऑनलाइन वाले बच्चे हेमंत बाबू जुड़े हुए हो तो समझ में आ रहा है पूरा, यस या नो रिप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद आपका 2 हमने देखा था, कौन से, लक्षद्वीप और, तो ये लक्षद्वीप है हमारा, इसकी कैपिटल है कावारत्ती और ये अरब सागर में पड़ता है। और ये अंडमान निकोबार है जो पोर्ट ब्लेयर, इसके नया नाम बता दिया श्री विजयपुरम, है कि नहीं। और श्री विजयपुरम या पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। ये तो नहीं पूछेगा कौन सी राजधानी है, क्या पूछेगा किस आइलैंड पर स्थित है, कैपिटल ऑफ पोर्ट ब्लेयर, तो सॉरी कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार। आ रही बात समझ में। तो ये साउथ आइलैंड, साउथ अंडमान पर है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से आपका यूनियन टेरिटोरी हो गई 8, जिनके बारे में अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कह सकते हैं कि आंसर गलत होने की संभावना मेरी तरफ से नहीं होगी। बाकी आपने कितना याद किया, कितने समझ करके दिमाग में डाला, ये आपकी क्षमता पे निर्भर करेगा। कोचिंग का काम, टीचर का काम, कोच के रूप में हमारा कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बताना होता है, ठीक है। उसके आगे की जिम्मेदारी आपके स्वयं की होती है ना। बाकी टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है वो सब भी फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारे 8 यूनियन टेरिटोरी। उसी प्रकार राज्यों के बारे में पूरा होमवर्क करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो ऊपर से आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, है कि नहीं, राज्य में आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश बस जानने से काम नहीं चलेगा, अब इसके साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी है पहले से होमवर्क कर लोगे तो आने वाले क्वेश्चंस में गलत होने की संभावना कम होगी। तो ध्यान से देख लो। तो हिमाचल प्रदेश के साथ ऊपर लगा है लद्दाख, है ना, इधर लगा है जम्मू एंड कश्मीर, है कि नहीं। इधर फिर चाइना लगता है, फिर से तिब्बत वाला भाग, चाइना का तिब्बत। आगे बस समझ में। और फिर नीचे आएंगे तो इधर उत्तराखंड, राइट। फिर आपका इधर है हरियाणा, राइट। और कोई है, सॉरी हरियाणा नहीं, हाँ हरियाणा भी है, ठीक है। इधर पंजाब भी है और बस, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो यूपी भी जाके, हाँ यूपी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये तब पता चला जब ध्यान से आपने उस चीज़ को देखा। इसके पहले यदि क्वेश्चन आता कि हिमाचल प्रदेश, ऐसी क्वेश्चन बना देता है जहाँ पे मिस कर सकता है आदमी कि किस राज्य की सीमा हिमाचल से लगती नहीं लगती, उसमें एक यूपी भी डाल देता तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाता, है कि नहीं। तो इस तरीके से बारीकी से आपको ये इस तरीके से डायग्राम बना के रख लो और उसको दिमाग में एक इमेज के रूप में डाल दो कि हिमाचल प्रदेश को सोचो यहाँ पर है, उसके बाद फिर सोचो इधर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर चाइना है, फिर नीचे आएंगे तो उत्तराखंड है,
फिर आपका बीच में यूपी घुसा हुआ है, फिर हरियाणा है, फिर आपका पंजाब है कि नहीं। तो इस तरीके से माइंड में, अब इसमें क्वेश्चन कब ये भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज अरेंज कीजिए, क्लॉक वाइज अरेंज कीजिए, कुछ भी बनाएगा तो आपका मैप क्लियर है तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा कौन सा, उत्तराखंड। नीचे आ जाओ तो उत्तराखंड के बारे में सेम देखो। ठीक है, उत्तराखंड है तो आपका ऊपर है आपका हिमाचल प्रदेश, है कि नहीं। सीक्वेंस में देखेंगे तो इधर आएंगे तो चाइना, ठीक है, फिर से आ गया। फिर इधर नेपाल भी है आपका, चाइना के बाद, है कि नहीं। उत्तराखंड से नेपाल भी है, ध्यान से देखोगे तो। फिर इधर यूपी है, फिर इधर आपका हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे इधर आएंगे तो यहाँ पे हरियाणा घुसा हुआ है थोड़ा सा, है ना, पंजाब नहीं है। आई बात समझ में। तो ये ध्यान से देखे, वो तो गलत होने की संभावना एग्जाम में कम से कम होगी। कैपिटल भी साथ में याद कर लेना है। तो हिमाचल की कैपिटल क्या थी, क्या है, हिमाचल, हिमाचल शिमला, है ना। उत्तराखंड की देहरादून। तो ये साथ में कैपिटल भी ध्यान रख लेना है, राइट। तो इस तरीके से पूरे राज्यों का होमवर्क कर लोगे, है ना। तो होमवर्क आपके लिए हो गया सभी 28 राज्यों का। इसी तरह से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। आगे बस समझ में। उसके अलावा इधर 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं। 7 जो राज्य, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य में 7 राज्य आते हैं, इसलिए इन सब राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका लगभग कल्चर क्या है, लगभग सिमिलर है, ट्राइबल स्टेट्स है, इसलिए इसको हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं। आगे बस समझ में। तो ये ध्यान रखना है। अब 7 सिस्टर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, किससे टच करते हैं, किससे नहीं करते, इनका भी पूरा मैपिंग स्ट्रॉन्ग कर लेना। अरुणाचल प्रदेश है तो किन से बाउंड्री लग रही है, असम की किससे लग रही है, ठीक है, राइट। ये सब पूरा का पूरा 7 सिस्टर्स के बारे में भी, 7 राज्यों के बारे में आपको क्या कर लेना है, होमवर्क कर लेना है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें फिर एक क्वेश्चन आया था कि असम एक ऐसा राज्य जिसके 6 राज्यों सीमा लगती है। असम है जिसकी सीमा किससे लगती है, सभी 6 से लगती है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 7 सिस्टर्स में किस राज्य की सीमा बाकी 6 से लगती है, तो एकमात्र कौन सा है, असम, है कि नहीं। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। तो ये सब तब बनेंगे जब आपकी कैपिटल पता होना चाहिए। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की त्रिपुरा की अगरतला। तो 7 सभी कैपिटल्स याद होने चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछूं, शायद पता हो, चिकन नेक स्टेट किसको कहते हैं, नहीं, चिकन नेक स्टेट कहा था वेस्ट बंगाल को। हाँ, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का ऊपरी भाग ये मुर्गे की गर्दन के समान ऊपर जा करके यहाँ पे इधर नॉर्थ ईस्ट से, भूटान से, इधर नेपाल से लगा हुआ है। तो चिकन नेक स्टेट किसको कहते हैं, वेस्ट बंगाल को कहते हैं। और इस वेस्ट बंगाल का जो एक भाग है जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट जाने का एकमात्र रास्ता यहाँ से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी, लिख लो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। सिर्फ 28 राज्य नाम रट लेने से काम नहीं चलेगा। आगे बस समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन वाले बच्चे, हेमंत उमन सब क्लियर है पॉइंट एकदम। अब कई लोगों को लग रहा हो ना सर तो एकदम ऊपर क्या स्टडी तो बता रहे, सोच रहे होंगे सब, कई लोग गायब हो गए होंगे, लेकिन उनमें जब क्वेश्चन आएगा
तो जब तक डीप में जा करके डिटेल में स्टडी नहीं किए होंगे तो फिर आंसर है ना। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर हर किसी को थोड़ी पता होगा, अभी कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर याद रखना है आपके जो है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और क्यों फेमस है कि नॉर्थ ईस्ट को जाने वाला एकमात्र मार्ग कौन सा है आपका, यही वाला है। आ रही बात समझ में? इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बता देता हूँ, गुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो ये लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है आपका जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना आपके जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में, और कितना लंबा है कितना चौड़ा है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका 20 से 22 किलोमीटर आपका जो है लंबा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलिए, तो ये हो गया। तो इस तरीके से बाकी एक दो और होमवर्क दूं तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक्स पॉइंट्स। क्लियर है? तो ये पूरा होमवर्क कर लो स्टेट के बारे में। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे भारत, इसमें भी और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कि कितने तटीय राज्य है ना, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, कौन से क्षेत्रफल राज्य के कौन कौन से है, कितना क्षेत्रफल है, आपका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये सब बेसिक। फिर भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, अक्षांश देशांतर भारत का कितना है ना, अक्षांश देशांतर क्या होता है थोड़ा सा उसको भी बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये फिर आपका आगे की ओर चलेगा। तो आज से आपका SI वाले बैच की शुरुआत हो रही है। टाइमिंग आपके जो है ये 10 या थोड़ा 10:30 पे कर सकते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे करने के लिए। तो टाइमिंग में किसी को कोई समस्या होगी तो बता देना, ठीक है। ठीक है, तो 10 से अभी, लेकिन 10:30 मतलब 10:30 हमारे लिए कंफर्ट रहेगा, क्योंकि कुछ टीचर्स की क्लासेस 10:30 तक ख़त्म होती है, ठीक है।